रेट रेट इक्वेशन इसको हम लोग कहेंगे दर समीकरण। तो दर समीकरण लिखने के लिए आप हम लोग कभी फर्स्ट ईयर में पढ़े थे द्रव्यमान क्रिया का नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो उसको जरा हम लोग याद कर दें एक बार थोड़ा सा, तब हमको ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको इस पर आएंगे। लेकिन हम लोग द्रव्यमान क्रिया का नियम थोड़ा सा याद कराते हैं आपको, तब याद हो जाए, तो उससे ये सारा रिएक्शन। तो दर समीकरण आने के पहले हम लोग एक टॉपिक था द्रव्यमान क्रिया का नियम, उसको एक बार हम लोग याद कर ले तो ध्यान रहेगा। लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यमान क्रिया का नियम, द्रव्यमान क्रिया का नियम। तो द्रव्यमान क्रिया का नियम केवल हम आपको यहां बताएंगे ताकि आपको आ जाए ध्यान में कि अगर ए और बी हो रिएक्टेंट, तुरंत याद पड़ जाएगा C प्लस D। तो यहाँ रिएक्टेंट है A प्लस B और प्रोडक्ट है C प्लस D। लेकिन अगर हम उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया हो तो C और D क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट, और A और B क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। याद पड़ा कि नहीं कि A और B प्रतिक्रिया करके बनाया C और D, और C और D उसी समय प्रतिक्रिया करके क्या बनाया, A और B बनाया। तो एक तरफ C और D बन रहा है, दूसरा तरफ A और B भी बन रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा जहां पर प्रतिकारक और प्रतिफल के बनने की दर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और उस अवस्था को हम लोग साम्यावस्था कहते हैं। तो साम्यावस्था में प्रतिकारक और प्रतिफल के प्रतिक्रिया का दर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। और प्रतिक्रिया के दर को अगर हम R से डिनोट करें तो द्रव्यमान क्रिया का नियम था कि किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में प्रतिक्रिया का दर प्रतिकारक के मोलर सांद्रण A का कंसंट्रेशन, A का मोलर सांद्रण, और E क्या है, B, तो B का मोलर सांद्रण और बीच में डॉट मतलब गुणनफल। तो देखो तो याद पड़ जाएगा कि किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में प्रतिक्रिया का दर प्रतिकारक के मोलर सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो ये समानुपाती हो गया। तो R बराबर K कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B। तो इसको कहेंगे A और B आगे बढ़ रहा है तो अग्रिम प्रतिक्रिया का दर, ठीक है। और उसी समय C और D प्रतिक्रिया करेगा तो प्रतिकारक अब कौन हो जाएगा, C और D। तो R बराबर प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ C और कंसंट्रेशन ऑफ D, और R बराबर K कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D। तो ये रिएक्शन का इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब सोचो कि A और B C और D में कन्वर्ट हो रहा है, और C और D जो क्या चीज में कन्वर्ट हो रहा है, A और B में। और एक समय ऐसा आएगा जब दोनों प्रतिक्रिया बराबर हो जाएगा। तब बराबर हो जाएगा मतलब कि अग्रिम प्रतिक्रिया का दर और उल्टी प्रतिक्रिया का दर बराबर हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते थे, साम्यावस्था। तो अगर हम अग्रिम प्रतिक्रिया के लिए R1 रखें तो ये क्या हो जाएगा, K1 कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B, और उल्टी प्रतिक्रिया के लिए R2 यहां क्या लिख दें, K2 कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D। लेकिन इक्विलिब्रियम में साम्यावस्था में क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, इसलिए प्रतिक्रिया का दर बराबर हो गया। मतलब K1 कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B बराबर K2 कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D। ये दोनों बराबर हो गया। अब इसको जरा रीअरेंज अगर हम कर दें तो देखिए, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं K1 बाई K2 बराबर कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D
बटे कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी। देखो तो ये दोनों कर दें तो K1AB और इधर K2CD दोनों बराबर हो गया। तो K1 बाई K2 को एक दूसरे स्थिरांक से ई अग्रिम प्रतिक्रिया का दर स्थिरांक और K2 को कहेंगे उल्टी प्रतिक्रिया का दर स्थिरांक। ये दोनों के अनुपात को हम लोग सूचित करते हैं Kc। तो Kc बराबर क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D बटे कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B। इसको Kc को कहेंगे साम्यावस्था स्थिरांक, इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाता है। तो इसी चीज को कोई रिएक्शन के माध्यम से भी हम लोग देख सकते हैं कि जैसे अगर हम लिखे H2 प्लस Cl2 2HCl, ऐसे ये रिएक्शन हुआ। अब इसका अगर हम कहें कि इसका Kc का मान निकालिए Kc, तो आप निकाल सकते हैं। इसमें रिएक्टेंट कौन है, H2 और Cl। तो K कंसंट्रेशन ऑफ H2 कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, यही हो गया इसके लिए Kc का मान, साम्यावस्था स्थिरांक का मान इसको कंसंट्रेशन। लेकिन अगर यहाँ मोलों की संख्या हो, अगर इसमें यहाँ पर 1 हो 2 हो 3 हो, तब हम लोग क्या लिखेंगे कि इसके सांद्रण के टर्म को हम लोग पावर में ले जाएंगे। जैसे N2 प्लस 3H2 2NH3। अब इसका K का मान निकालना हो तो K बराबर यहाँ क्या लिखेंगे, कोई बता सकता है? N2, इसमें नहीं कुछ लिखा हुआ मतलब तो एक है यहाँ पर, तो एक पावर में लिख भी सकते हैं, न भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसका मान तो बराबर होगा। लेकिन यहाँ H2 के बारे में आपका क्या विचार है? H2 कंसंट्रेशन पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जितना भी कोफिशिएंट रहेगा वह पावर में चला जाएगा। तो इसको हम लोग कहेंगे रेट इक्वेशन, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग अब डिफिनेशन के माध्यम से वहां पर व्यक्त करें। एक रिएक्शन और जरा बनाओ तो CH3COO C2H5 प्लस H2O, CH3COOH प्लस C2H5OH। अब ये रिएक्शन बड़ा सा दिखाई पड़ रहा है। इसका हम लोग अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहें, दर समीकरण लिखना चाहें, तो बोलिए तो R बराबर क्या हो जाएगा, K कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5, ठीक है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O। तो इस तरह से हम लोग इसको रेट इक्वेशन लिख सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं जो मूल टर्म हम लोग को पढ़ना था, रेट इक्वेशन, दर समीकरण, रेट इक्वेशन और रेट एक्सप्रेशन भी इसको कहा जाता है। रेट एक्सप्रेशन, हिंदी में इसको लिखेंगे दर समीकरण। दर समीकरण, ठीक है, रेट इक्वेशन और रेट एक्सप्रेशन। अब चलते हैं हम लोग फिर इसको जो अभी हम लोग पढ़े थे उसी के आधार पर इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो यहां पर अब आ जाए, अब आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि C प्लस D यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। इसमें प्रतिकारक A और B है और प्रतिफल C और D है। तो कहता है कि दर समीकरण किसको कहेंगे, तो इसके सांद्रण को हम लोग क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ A, और इसके सांद्रण को कंसंट्रेशन ऑफ B। तो जब किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के दर को, ठीक है, रेट R से लिखते हैं तो R लिख दिए। जब किसी रासायनिक प्रतिक्रिया को उसके सांद्रण के टर्म में, सांद्रण के रूप में व्यक्त किया जाता है,
तो उस समीकरण को दर समीकरण कहा जाता है। तो R बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। तो ये हो गया, इस समीकरण को ही हम लोग क्या कहेंगे, रेट इक्वेशन, दर समीकरण। चलिए, तो अब डिफिनीशन हम लोग आधा अभी तक पहुंच चुके हैं, आगे इसमें और कुछ जोड़ना है कि जब किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के दर को सांद्रण के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उस समीकरण को दर समीकरण कहा जाता है। तो चलिए पहले इतना लिखिए, तो हम लोग डिफिनीशन में थोड़ा सा और जोड़ेंगे, पहले इतना तक लिख दें। चलिए लिखिए, तो जब किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में, जब किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में प्रतिक्रिया के दर को, जब किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में प्रतिक्रिया के दर को सांद्रण के रूप में व्यक्त किया जाता है, सांद्रण के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो उस प्रतिक्रिया को, तो उस समीकरण को, तो उस समीकरण को दर समीकरण कहा जाता है। सिंपल बात कि जब किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के दर को सांद्रण के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उस समीकरण को दर समीकरण कहा जाता है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स है, जरा उसको हम लोग देखें। अब यहां पर अगर हम लिखें ए का ए मोल और बी का बी मोल, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, और सी का सी मोल और डी का डी मोल बना, तो इस स्थिति में R बराबर के, चलिए अब आपको बोलना है कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए अब बी टू द पावर बी, तो इसका रेट इक्वेशन हो गया। चलिए अब कहता है, आगे का पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, R बराबर के ए टू द पावर एक्स अब बी टू द पावर वाई। अब चलो देखो, तो यहां पर कुछ झंझट आ गया कि ए के जगह पर हम लोग क्या लिख दिए, एक्स लिखे, तो कहता है कि ई एक्स का मान ए के बराबर हो भी सकता है और न भी हो सकता है। ए का मान जो है एक्स के बराबर हो भी सकता है, सॉरी, एक्स का मान ए के बराबर हो भी सकता है और न भी हो सकता है। तो कहे कि कैसे पता चलेगा, तो इसका मान प्रैक्टिकल के द्वारा, प्रयोग के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया का दर क्या चीज से व्यक्त करते हैं, तो हम लोग उसको पहले प्रैक्टिकली जांचते हैं और जांचने के बाद देखते हैं कि ई ए और एक्स बराबर हो भी सकता है और न भी हो सकता है। कैसे कि जैसे कि अगर हम एक बर्तन ले, ऐसे समझोगे कि इसको दो बर्तन ले लिए, एक में ए रखे और बी में, दूसरे में बी को रखे, अब हम इसको दोनों को मिला देंगे तो ए और बी बराबर इसमें आ गया, दोनों को मिला दिए, तो दोनों को मिलाएंगे तो रिएक्शन यहां पर होना शुरू हो गया। तो रिएक्शन होना जब शुरू होगा
तो देखेंगे क्या चीज कि ए की मात्रा और अलग से अगर मिलाकर बढ़ाते जाएं और रिएक्शन अगर फास्ट होते चला गया, इसका मतलब प्रतिक्रिया का दर ए पर निर्भर कर रहा है। और अगर हम 20 में ज्यादा मिला दें और ए की मात्रा को कम रखें और तब प्रतिक्रिया का दर बढ़ने लगे, तो हम कहेंगे कि प्रतिक्रिया का दर किस पर निर्भर कर रहा है? बी पर निर्भर कर रहा है। मतलब कि प्रतिक्रिया का दर ए पर भी निर्भर कर सकता है और बी पर भी निर्भर कर सकता है। कि जैसे कि मान लिया कि एक दूसरा उदाहरण ले ले, तब तुमको समझ में आएगा कि भोज खाने गया हुआ होगा। तो भोज खाने गया तो देखता हो भोज में बांटने के वक्त सब कुछ बांट दिया, लेकिन अगर देख लिया कि मिठाई ला के रखा और खा गए तो मिठाई अब फिर ला के रख देता है, तो तू चाहेगा कि जल्दी जल्दी मिठाई को निपटा दे ताकि और आगे मिठाई आते जाए। मतलब कि आपके खाने का दर किस पर निर्भर कर रहा है? मिठाई पर। मतलब अन्य चीज साइड रह गया, अब प्रतिक्रिया का दर, खाने के दर किस पर निर्भर करते जा रहा है? तो मिठाई पर। अब उसमें जो अचार था रखा हुआ, उसमें जो और कुछ रखा हुआ था, सब्जी रखा हुआ था, उस पर आपका प्रतिक्रिया का दर निर्भर नहीं कर रहा है। तो इसमें खाने का दर किस पर निर्भर किया? मिठाई पर। लेकिन अगर किसी को डायबिटीज हो रहा है तो वो मिठाई रखेगा तो मिठाई की तरफ तकवो नहीं करेगा। कोई मांसाहारी होगा, वहां पर मटन हो, चिकन रखल जाए, तो मिठाई छोड़ के क्या चीज पर जोर लगा देगा? चिकन पर, मटन पर लगा देगा। तो अब खाने के दर उसके लिए किस पर निर्भर किया? चिकन मटन पर। तो दोनों का कंडीशन अलग अलग हो रहा है। तो ये प्रैक्टिकल ना देखेंगे कि तुम क्या चीज खाना चाह रहे हो। तो वैसे ही कुछ रिएक्शन को प्रैक्टिकल के आधार पर देखा जाता है और प्रैक्टिकल के आधार पर व्यक्त किया जाता है कि ए बराबर एक्स हो सकता है, ठीक है, और दूसरा ए बराबर एक्स नहीं भी हो सकता है। तो इसका डिसाइड कौन करेगा? प्रैक्टिकल। मतलब प्रैक्टिकल से देखा जाता है कि हम लोग इस संतुलित समीकरण के द्वारा हम लोग प्रतिक्रिया के दर समीकरण को नहीं लिख सकते हैं। तो दर समीकरण को लिखने के लिए हमको प्रैक्टिकल की जरूरत होगी। प्रैक्टिकल के सहारे यह व्यक्त किया जाता है। तो r बराबर के ए टू दी पावर x और b टू दी पावर y, इस समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे? दर समीकरण। हिंदी में, अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे? रेट इक्वेशन। ठीक है। तो हम लोग दो टर्म यहां पर जोड़ सकते हैं इसमें कि दर समीकरण में प्रतिक्रिया के दर को संतुलित रासायनिक समीकरण के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है, यह प्रयोग के आधार पर निर्धारित होता है। फिर से सुनो, ए बी सी डी था तो ए का मान एक्स के बराबर हो भी सकता है और न भी हो सकता है। तो संतुलित रासायनिक क्वेश्चन अगर आपसे हम पूछें कि क्या संतुलित रासायनिक समीकरण से हम लोग दर समीकरण निर्धारित कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। इसका निर्धारण किसके द्वारा होगा? तो प्रयोग के द्वारा होगा। ठीक है। तो चलिए इसको लिखिए जरा, यहां पर इतना उतार लीजिए तब लिखिए। तो हाँ बोलो। हाँ, अच्छा, तो प्रतिफल के उलट के बना दो। R बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ C टू दी पावर C D टू दी पावर D। तो E किसके लिए हुआ? अब E प्रतिकारक हो जाएगा, तो इसके लिए हम ये लिखेंगे। यहां हमारा प्रतिकारक किसको मान रहे हैं? A और B को। अगर C और D प्रतिक्रिया करने लगे तो उसके लिए कौन हो जाएगा? R बराबर के C टू दी पावर C D टू दी पावर D। ठीक है। तो यहां पर लिखो, तो रेट इक्वेशन इज
लिखने के बाद यहां इसके नीचे लिखो तो दर समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण के द्वारा व्यक्त नहीं किया जाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण के द्वारा व्यक्त नहीं किया जाता है, बल्कि इसका मान प्रयोग के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसका मान प्रयोग के द्वारा निर्धारित किया जाता है। दर समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण के द्वारा व्यक्त नहीं किया जाता है, बल्कि इसे प्रयोग के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ये आपको कोई भी रासायनिक समीकरण के लिए आपका ये रेट इक्वेशन लिखा जा सकता है। तो अगर यहां पर देखिए तो हम यहां एक समीकरण लिखें CHCl3 प्लस Cl2 CCl4 प्लस HCl CCl4 प्लस HCl। चलिए इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफॉर्म और इसको कहते हैं क्लोरीन, ठीक है। और ये हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इस समीकरण को हम लोग लिए और प्रैक्टिकल करके देखें तो सामान्य रूप से इसका तो हमको लिखना चाहिए था R बराबर K CHCl3 और Cl2। ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए। तो R बराबर K CHCl3 Cl2 इसका रेट इक्वेशन लिख दिए। लेकिन अगेंट किया जाता है, प्रैक्टिकली देखा जाता है तो इसका मान लिखा गया 1 और इसका हाफ। ये किसके आधार पर लिखे हम लोग? एक्सपेरिमेंटली। तो एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो इसको देखने के बाद तुम अब कुछ बता सकते हो इस समीकरण के बारे में कि प्रतिक्रिया का दर CHCl3 के सांद्रण पर निर्भर करता है और Cl2 के भी सांद्रण पर निर्भर करता है। तो यहां पर इस समीकरण को देखने के बाद तुमको बताना है कि क्या CHCl3 और Cl2 में यहां इसका 1 मोल खपत है, यहां भी 1 मोल खपत, ऐसे तो समीकरण दिखा रहा है। लेकिन रेट के अनुसार देखो तो एक्सपेरिमेंट के अनुसार यहां पर आपको कुछ नजर आ रहा होगा कि इसका 1 मोल तो खर्चा हो रहा है, लेकिन इसका 1 मोल खर्चा नहीं हो रहा है। किसका? आधा मोल खर्चा हो रहा है। मतलब तो इसका हाफ मोल जो खर्चा हुआ था, इस समीकरण को देख के हम रेट को नहीं लिख सकते हैं। जब तक अगर हम तुमको कहें कि चलो तो H2 प्लस O2 H2O के लिए रेट लिखिए, तो आप कहिए कि नहीं हम नहीं लिख सकते हैं। जब तक कि हम लिख के नहीं देंगे RH2 और O2 और यहाँ 1 का यहाँ 2, तो इसको देखने के बाद आप कहिएगा कि नहीं हाइड्रोजन का 1 मोल और ऑक्सीजन का कै मोल खर्चा हो रहा है? 2 मोल खर्चा हो रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंटली जब तक लिखा नहीं जाएगा तब तक रेट इक्वेशन नहीं लिखा जा सकता है। तो इस समीकरण को देखने के बाद आपके मन में जरूर आ गया होगा कि ये केवल समीकरण के आधार पर रेट इक्वेशन को नहीं लिखा जा सकता है, बल्कि दर समीकरण को पावर जब तक नहीं लिखा जाएगा हम लोग उसका मान नहीं व्यक्त कर सकते हैं।